इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बजाज फाइनेंस स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। अगर आप बजाज फाइनेंस का स्टॉक लिए हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो में डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस की एज ए कंपनी के रूप में, देखेंगे कैसे पैसे कमाती है, मोड्स क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इसके क्या है, और बजाज फाइनेंस की क्या ग्लोरी बनी रहेगी या फिर ग्लोरी रुक जाएगी या फिर धीमी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजाज फाइनेंस एक इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी है जो 1948 में राजस्थान में स्टार्ट हुई थी जमनालाल बजाज के द्वारा। अब बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। बजाज फाइनेंस कैसे पैसे अर्न करती है। आप किसी मॉल में जाते हैं, मोबाइल लेते हैं, होम अप्लायंसेस लेते हैं, आपने 1 लाख रुपए का एक एप्पल का फ़ोन लिया, उसमें बजाज फाइनेंस प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करती है, 1% चार्ज करती है मान लीजिए। तो अगर 1 लाख के 1% कितना हो गया, 1,000 रुपये। प्लस बजाज फाइनेंस एप्पल को 1 लाख रुपए अपफ्रंट देती है, और 1 लाख रुपए अपफ्रंट देती है तो उससे डिस्काउंट लेती है। तो 5% अगर मान लीजिए बजाज फाइनेंस ने डिस्काउंट लिया तो 1 लाख का हो गया 5%। तो 1 लाख के फोन पर बजाज फाइनेंस कितना पैसा अर्न करती है, 6,000 रुपये 1% प्रोसेसिंग फी से। और ये नेगोशिएट हो सकता है प्रोसेसिंग फी, और 5,000 रुपये डिस्काउंट लेती है, ये भी नेगोशिएट हो सकता है। तो मतलब एक मोटा मोटी है 6,000 रुपये बजाज फाइनेंस अर्न कर लेती है। ये वन वे हुआ। प्लस इनके पास ईएमआई कार्ड है, पर्सनल लोन है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, रूरल फाइनेंसिंग है, माइक्रो फाइनेंसिंग है, और गोल्ड लोन भी है। तो बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट बास्केट्स है बजाज फाइनेंस का। अब ये करते हैं कि क्या इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को समझते हैं कि क्या ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बजाज फाइनेंस का है जिससे कि कोई भी प्लेयर का आना और बजाज फाइनेंस को कंपटीशन देना इजी नहीं हो सकता, जिसको मोड्स भी बोलते हैं। अब बजाज फाइनेंस का जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, जो प्रेजेंस है रूरल और अर्बन, वो काफ़ी अच्छा है। 1,43,000 इनके पास एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। तो कोई भी कंपनियां बजाज फाइनेंस का, अगर सैमसंग जाती है बजाज फाइनेंस के को बोलती है बजाज आप मेरा प्रोडक्ट, आप मेरा फाइनेंस करो, तो जैसे फाइनेंस होता है उनकी रीच कितनी बढ़ जाती है, 1,43,000 डिस्ट्रीब्यूटर के पास उनकी रीच बढ़ जाती है। तो ये हो गया एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। अब कस्टमर क्लाइंट बेस क्या है, 66 मिलियन कस्टमर्स हैं बजाज फाइनेंस के सिर्फ जिन्होंने एक प्रोडक्ट लिया है। 38 मिलियन ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट लिया है। तो क्रॉस सेलिंग में भी बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छी है। थर्ड क्या है, प्रोडक्ट बास्केट देखेंगे, बजाज ऑटो भी देखेंगे। अगर आप बजाज ऑटो लेने जाते हैं, जो कि 3 व्हीलर में बजाज ऑटो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अगर आप बजाज का 2 व्हीलर या 3 व्हीलर भी लेते हैं तो जो फाइनेंसिंग होती है, अगर फाइनेंस के थ्रू जाते हैं तो फाइनेंस कौन करता है, वो बजाज फाइनेंस करता है। तो देर आर सेवरल वेज जो बजाज फाइनेंस पैसे करती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है। अब थर्ड समझते हैं कि किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स या एनबीएफसी को लेते समय आप नेट एनपीए और जीएनपीए आपने सुना ही होगा। बट मैं आपको आज बताऊंगा कि आप जीएनपीए के अलावा और क्या देखें और जो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएगा। तो जीएनपीए के बिना 3 बास्केट्स होते हैं, 3 बकेट्स होते हैं। अब 3 बकेट्स क्या है, एक होता है SMA 0 बकेट, SMA 1 बकेट और SMA 2 बकेट्स। SMA 1 क्या होता है कि इफ एनी बडी पेज अ लोन बिटवीन 0 to 30 days, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देता है, वो SMA 0 बकेट में आता है। अगर कोई भी लोन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बिटवीन 31 days to 60 days के अंदर देता है, वो SMA 1 बकेट में आता है। और कोई भी लोन जो लेता है वो अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बिटवीन 61 days और 90 days के अंदर में दे देता है तो वो आता है SMA 2 बकेट्स में। तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप जीएनपीए भी देखेंगे, प्लस आप ये भी देखेंगे कि जो SMA 1 बकेट है वो कितना पेन है, उसमें कितना पेन है, क्योंकि वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है, वो आपको एक इंडिकेट करता है कि कितना जीएनपीए और हो सकता है। तो SMA 1 जरूर देखें और SMA 2 भी जरूर देखें अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं और बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसी का स्टॉक अगर आप लेते हैं। तो अब ये क्या हुआ था कि मैंने बताया कि जीएनपीए के अब 3 बकेट्स होते हैं, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। अब नेट एनपीए के भी 3 बकेट्स होते हैं। स्टैंडर्ड अप टू 12 मंथ्स के अंदर आए तो वो सब स्टैंडर्ड होता है। डाउट, अगर वो 12 मंथ्स के अंदर नहीं आता है तो वो हो जाता है डाउटफुल असेट्स। अगर वो 12 महीने के बाद भी नहीं आता है तो वो हो जाता है लॉस ऑफ असेट्स। तो इस तरह से आप एक नेट एनपीओ और जीएनपीओ को आप फ्रेमवर्क आप देखिए जो आरबीआई के द्वारा डिजाइन किया गया है। बजाज फाइनेंस की ग्लोरी बनी रहेगी, कम हो जाएगी। देखिए अब बजाज फाइनेंस की जो एम हुआ करती थी 14 से 15 हजार करोड़, आज वो एम है
1,97,000 करोड़। तो जो साइज है, साइज बहुत बड़ी हो गई है। और अब जो बजाज फाइनेंस का जो कंपटीशन है वो लार्जेस्ट बैंक्स के साथ है, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI। तो जब आप, तो बैंक के पास एक एडेड एडवांटेज होता है कि बैंक के पास जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं वो इजी में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे उनके पास सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का एक्सेस होता है। सेविंग अकाउंट में बैंक जनरली 2 से 3% इंटरेस्ट देती है और करेंट अकाउंट में जो है वो 0% देती है। तो ये जो एक्सेस है किसी भी NBFCs के पास नहीं होता है। NBFC टर्म लोन देती है और उसके कस्टमर को टर्म लोन देती है और उसके बदले उनसे वो पैसे लेती है। तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स का एडवांटेज है वो बैंक के पास है, NBFCs के पास नहीं है। तो आने वाले समय में, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि जब साइज इतनी बड़ी हो जाती है तो प्राइस टू बुक आप जो बजाज फाइनेंस का देखेंगे वो 6 to 7 टाइम्स है। और आप कोई भी बैंक का मुझे बताइए जो प्राइस टू बुक 6 to 7 टाइम्स है, कोई भी बैंक का मैक्सिमम प्राइस टू बुक आप 4 to 5 टाइम्स भी देखेंगे। तो साइज बहुत बड़ी होने के बाद ग्रोथ इतना तेजी से नहीं हो सकता है। जो 20 से 25% का ग्रोथ जो आप बजाज फाइनेंस में देखे हैं उस हिसाब से आगे जाके ग्रोथ होना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि साइज बहुत बड़ी हो गई है और कंपटीशन भी अब उनके जो कट थ्रोट कंपटीशन है वो इंडिया के लार्जेस्ट बैंक्स के साथ है। तो अब करे क्या, देखिए अब क्या होगा कि अगर RBI भी बोलती है कि अगर आप जब बहुत साइज में बड़ी होती है कोई भी NBFC तो उनको बैंक्स का लाइसेंस मिल सकता है। तो जब बैंक का लाइसेंस किसी भी NBFCs को मिलता है तो उनको CRR और SLR का एक रेशियो रिजर्व रखना पड़ता है RBI के साथ। तो इसको सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं, अगर 100 रुपये कोई भी कंपनियां कमाती है तो 20 से 30 रुपए, अगर आप 30 रुपए एक रिजर्व में किसी के पास रखते हो तो उस पैसे को आप लैंड नहीं कर सकते। तो आपके पास लैंडिंग के लिए कितना पैसा बचा, 70 रुपए बचा। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं पर 70 रुपए बचा। तो ये अगर बैंक किसी भी NBFC अगर बैंक में कन्वर्ट होती है तो उनके ये इशू आती है। क्योंकि ये समझिए कि कुछ साल पहले जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हुआ करता था वो 24,000 करोड़ का था। आज जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो 1,97,000 करोड़ का हो चुका है। तो जो ग्रोथ हुई है CAGR टर्म्स में वो 20 to 25% ग्रोथ हुई है। गोइंग फॉरवर्ड ये ग्रोथ नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जब साइज बहुत बड़ी हो जाती है तो ग्रोथ उतना तेजी से नहीं हो सकता है। बजाज फाइनेंस जो ट्रेड हो रही है वो 7 to 8 टाइम्स पे, तो फ्रॉम द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे अभी भी बजाज फाइनेंस ट्रेड हो रहा है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी और चैनल को तो आप लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।